हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों का टारगेट है यूपी टेट जो 2026 में यानी जुलाई 26 में होने वाला है। ठीक, तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो ये आज का पेपर हम लोग करेंगे जो निरस्त पेपर हुआ था आप लोग का। ठीक, उसी पेपर का हिंदी हम लोग करेंगे। सीडीपी हम लोगों ने कर लिया था और अच्छे तरीके से हम लोग हिंदी करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे। ठीक, चलिए हम लोग इधर उधर बातें ना करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी। ठीक, हिंदी को टारगेट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यानी 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बौना का तत्सम क्या है। ठीक, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। सी आपका राइट होगा। आप देखिए, हम लोग समझते चलेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। बौना का तत्सम शब्द वामन होगा। तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर अंतर क्या होता है, देखिए यहाँ बताया है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा भाषा से हिंदी में ज्यों कहते हो प्रयुक्त होते हैं। मतलब तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों कहते हो प्रयुक्त यानी प्रयोग किया जाता है। तथा तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा भाषा से परिवर्तन परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की सूची इस प्रकार है। मतलब तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में परिवर्तन होकर के परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं। ठीक, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दिया अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ये तत्सम तद्भव। ठीक, अग्नि का आग, यानी कि अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग दिमाग क्या मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी। ठीक, और देखिए अग्नि का आग हो जाएगा अद्य का आज, और अर्ध का आधा, अच्छी का आंख, आमकल सॉरी आमलक का आंवला। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस स्तंभ का खंभा, स्तंभ होना चाहिए। देखिए स्तंभ लिखा है इसमें, ध्यान रखिएगा स्तंभ होगा। इसका यानी खंभा हो जाएगा। क्षेत्र का खेत, खरजू का खुजली। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको तत्सम तद्भव में से पूछ सकता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। धूमकेतु का पर्यायवाची होगा आपका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्नि। अब यहाँ समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि है। कह रहे कि यहाँ शब्द और पर्यायवाची दिया है। अग्नि का वाहिरी, पावक, वायु सखा, धूम्रकेतु। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में धूमकेतु लिखे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेन दिया था धूम्रकेतु हो गया। अब ध्यान रखिएगा। ठीक, धनंजय इत्यादि ये सब किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स। असुर का हम लोग देखेंगे। असुर धनुज, धनुष, दानव, यातुधान इत्यादि और भी होंगे। ठीक, असुर भी हो जाएगा। अश्व का, अश्व मतलब देखिए अश्व का घोड़ा होता है। वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक इत्यादि सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक, ये घोड़ा के सिनोनिम्स हैं। आकाश का देखेंगे। व्योम, द्यो, व्योम, अभ्र, नभ, अनंत, आकाश, गगन, ये सब क्या है, इनके आकाश के पर्यायवाची हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। 33 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ये पैराग्राफ दिए, इसको इसमें से पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहाँ लिखा है पहला, इसमें यानी क्वेश्चन बता रहे हैं हम, देखिए उपरोक्त पंक्ति में कौन सा मनुष्य के हाथों में अद्भुत अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो आपका आप समझिएगा विज्ञान। ठीक, ये पैराग्राफ के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 का है कफन कहानी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेंगे अच्छे तरीके से। कफन कहानी के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मतलब देखिए उनका बचपन का धनपत राय यानी धनपत राय का जन्म, इनका धनपत राय भी नाम है।
का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में लमही नामक स्थान पर हुआ था। ये मूल रूप से कहानीकारक व उपन्यासकारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन इत्यादि ये सब क्या है मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे हुए हैं। सेवा सदन, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके मुंशी प्रेमचंद जी के। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। छाया करेंगे प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। करे उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, चंद्रधर शर्मा के प्रसिद्ध कहानी है। यानी बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा जी की है। सिंहाहिनी, रोशनी कहाँ है, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी है, संग्रह है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए अब थोड़ा सा अलंकार के बारे में दिया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो आपका ऑप्शन ए होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए आपका सही होगा। थोड़ा समझते चलेंगे। अब इसमें क्या रहेगी देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का यह रघुवर और बाल यानी पतंग सूर्य का, संतों और सरोज का एवं लोचनों का, भृंगों यानी भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार होता है। अब देखिए थोड़ा सा रूपक अलंकार के बारे में समझते चलेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक, यानी आपका ये ऑप्शन ए राइट होगा। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये आपका एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये रूपक अलंकार के एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग को समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे उससे बैठा नहीं जाता में वाच्य क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, भाववाच्य होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाववाच्य होगा। ठीक, 36 का हम लोग देखते हैं भाववाच्य। देखिए भाववाच्य यहाँ पे दिया है। कह रहे कि वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। जैसे कि ये 3 प्रकार के अगर वाच्य पूछे आपसे तो 3 प्रकार कौन कौन से? त्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये सब एग्जाम्पल दिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इनमें कौन सा अव्यय है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी होगा आपका राइट। देखिए आप समझते चलेंगे। अव्यय अविकारी ऐसे शब्द जिनसे लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण में कोई विकार परिवर्तन नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। नोट, अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अव्यय को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। इनका मूल रूप जो होता है कभी चेंज नहीं होता। अब देखिए हम लोग समझते चलेंगे। अव्यय के 4 भेद कौन कौन से? देखिए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके 4 भेद होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पॉइंट को समझते चलेंगे। रीतिवाचक में अगर आएगा, देखिए क्रिया विशेषण के भाग जो दिया है, देखिए इनके 4 दिया है। कौन कौन से? देखिए स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये सब इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं इसको आराम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। इन्हीं कारक के कितने भेद होते हैं? 8।
यानी कि ये ध्यान रखिएगा आप लोग कारक के भेद। ये आपका कारक दिया है अच्छे तरीके, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को अच्छे तरीके से कारक के बारे में समझाया था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखेंगे। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो वह खेल रहा है, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। ठीक, जिसके साथ कर्म ना हो। देखिए क्रिया यानी क्रिया जो होती है, जिस करे कि जिस शब्द से किसी कार्य या कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए एडवर्ब यानी क्रिया का वर्ब होना चाहिए, एडवर्ब कर दिया है, मिसप्रिंट किया है इसको। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, क्रिया का एडवर्ब होगा, वर्ब होगा ना कि एडवर्ब। ठीक, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, क्रिया का वर्ब होगा VERB। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि जैसे कि क्रिया हो, कहते खाना पीना पढ़ना सोना रहना आदि सब क्रिया। नोट, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। ये क्या है? विकारी शब्द है, इसमें चेंज हो जाता है लिंग वचन कारक और लिंग वचन और पुरुष के अनुसार इसमें चेंजिंग हो जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब देखिए जिसके साथ कर्म हो, अकर्मक जिसके साथ कर्म ना हो। जैसे अकर्मक क्रिया हम लोग देखेंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो अकर्मक क्रिया कर। जैसे वह खेल रहा है, राम खाता है, यानी कि राम करता हो गया, ये खाता क्रिया होगी। ठीक, सकर्मक को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ देखिए राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, ये यानी खाता वर्ब हो गया, और इधर आम ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें तीसरा कह रहा है संयुक्त क्रिया जो होती है, जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कर। जैसे कि वह दिन भर खेलती कूदती रहती है, तो खेलना भी एक क्रिया होगी, कूदना भी, रहना, ये सब क्या है? तो ये आपके संयुक्त क्रिया होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, इसमें देखिए अलंकार पूछा है, इसको देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानह सूरत सुरसरिता विमल जल उछरत जुग मीन। कह रहे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन राइट होगा, ए होगा। ठीक, ऑप्शन ए राइट है। समझते चलेंगे हम लोग। अब यहाँ लिखा वही चीज, उसी पोयम को रिपीट किया है। यहाँ कह रहे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की थोड़ा परिभाषा देखेंगे। कह रहे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसमें मनु मानो मनहु जनु करे, जनु जानो जनहु, ज्यो करे ज्यो आदि बोधक शब्द आते हैं। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, अब बाहर करे बाहर लसत मनु पिए करे दावनल की ज्वाल। ये सब इंपोर्टेंट आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी राइट है, धर्मवीर भारती। अब यहाँ से थोड़ा सा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इंपोर्टेंट है। इसमें देखिए अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, इसको समझते चलेंगे हम लोग। ऑप्शन आपके डी राइट होगा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज में हुआ था। इनके प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन से? देखिए काव्य, कहानी, निबंध, और ये जितना दिया है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कौनुप्रिया, सपना, अभी भी कहानी। देखिए ये बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, ये सब क्या है? इनकी कहानी है। निबंध है ठेले पर हिमालय, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, पश्यंती पद्य नाटक है, अंधा युग, ये सब इंपोर्टेंट है। धर्मवीर भारती ये करे कि धर्मवीर भारती भारत की भारती ने
साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया? ये आपसे पूछ सकता है, धर्मयुग पत्रिका का संपादन किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने। ठीक। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। संशय की एक रात, नरेश मेहता। त्यागपत्र, परख, सुनीता, जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे हम लोग। 42, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, वहां से ग्रामर से, वहां व्याकरण से दिया, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का दंतोष्ठ होगा। आपका ऑप्शन राइट ए होगा। जो ध्वनि दंत और होठों के सहयोग से उत्पन्न होते हैं दंतोष्ठ कहलाती हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कहलाती है, जैसे वह हो गया। अब यहाँ देखिए, एक के साथ साथ पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दिया, इसको हम लोग अच्छे समझते चलेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की ध्वनियों के वर्गीकरण किया। देखिए, ये उच्चारण स्थान हो गया, वर्ण हो गया। देखिए, कंठ में कौन कौन आता है? कंठ में आपका क वर्ग आएगा, पूरा क से लेकर अंग तक, और आ, ह, ये सब आ जाएंगे आपके, और विसर्ग भी आ जाएंगे इसमें आपके कंठ वाले में। ठीक। तालु यानी तालव्य में आपका आ जाएगा ई, च वर्ग, य और स आपका आ जाएगा। ठीक। मूर्धन्य में आ जाएगा री और ट वर्ग का पूरा रहेगा, र और स, ये मूर्धन्य स रहेगा आपका। ध्यान रखिएगा। आप दंत वाला, दंत आपसे ही पूछा था। ठीक। दंतोष्ठ, दंत यानी दंत। देखिए, दंत में कौन कौन रहेगा? ली, त वर्ग का पूरा रहेगा, त, थ, द, ध, न, ल और स दोनों आ जाएंगे दंत में। ठीक। ओष्ठ में देखिए, उ यानी छोटाओ बड़ाओ, प वर्ग का पूरा रहेगा, प से लेकर म तक, ये आपका ओष्ठ वाला में आएगा। नासिक यानी नासिका में देखिए, सभी अक्षरों का पांचवा वर्ण जो है यम, यड़नम, ये सब आपके लास्ट वाले जो पंचमा अक्षर हैं, ये सब आपके नासिक में आ जाएगा। कंठ तालु में ए आई आपका आ जाएगा। और आपका इसमें आ जाएगा कंठ तालु में ए आई, कंठ ओष्ठ में ओ आ जाएगा। तो ये आप देखिए इंपोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक। चलिए, और हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग देखते हैं। 43, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, लिखा है अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण अग्निय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहा जाता है। कुछ उदाहरण दिया है, विशेषण और विशेषण दिया है। चलिए, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी कि जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक। चलिए, हम लोग समझते चलेंगे थोड़ा सा पॉइंट को अच्छे तरीके, एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिए इसको आराम से देख लेंगे। ठीक। देखिए, अग्नि का अग्नेय, इच्छा का ऐच्छिक, ऋषि का आर्य, दशरथ का दाशरथी, नमक का नमकीन, वन का वन्य, हृदय का हार्दिक। ये सब क्या हो जाएगा? ये विशेष है, यहाँ पे विशेषण दिया है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें से आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब हमारा द्रव्यवाचक में आ जाएगा। द्रव्यवाचक के देखिए कह रहे कि संज्ञा, कह रहे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, व्यक्ति, स्थान और द्रव्य आदि के नाम का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग, राम व्यक्ति, दिल्ली स्थान आदि हो गया। अब संज्ञा के देखिए, यहाँ पे संज्ञा का पूरा डिफिनेशन दिया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे संज्ञा के कितने भेद बांटा है। 5 प्रकार के बांटा है। कौन कौन से देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा गुणवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। ये आपका जो ये द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल था। ठीक। जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जैसे जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, लोहा, तेजाब इत्यादि सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे कि ये संज्ञा से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45।
45 बता रहा है, नाव जल में तैरती है में, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो कारक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके जब आठों मैंने आपको बताया था, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। कह रहे जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नाव जल में तैरती है, बच्चा छत पर सो रहा है, तो में पर ये सब आपको देखने को मिलते हैं। बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से भूलने वाली दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे संधि से क्वेश्चन आ गया है। 46 है, 46 क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा, महा प्लस इंद्र। अब करें यहाँ देखिए अच्छे तरीके से एक किस संधि का एग्जाम्पल उसको भी दिया जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ संधि की डेफिनेशन दे दिया है, महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होगा। यह गुण संधि का एग्जाम्पल है, यानी गुण संधि का उदाहरण। ठीक, गुण संधि किसे कहते हैं? करें यदि अ या आ के बाद ई उ या उ और री आए तो दोनों मिलाकर के ए ओ और हो जाते हैं। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, और ई मिलाकर देखिए ए बन गया। ठीक, महाधन ऋषि, महाऋषि, यानी कि आ और री मिलाकर अर हो गया। समुद्र धन उर्मिनी, समुद्रोर्मी। वर्णों के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर को सवा शेर लुक्तियों का अर्थ क्या है? ठीक, तो एक तरह की देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, एक से बढ़कर दूसरा। शेर को सवा शेर, यानी शेर को सवा शेर, लोकोक्ति का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा। लोकोक्ति क्या होती है? देखिए ऐसा वाक्य कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, उसे हम लोकोक्ति या कहावतें कहते हैं। कहावत का मतलब जो बड़ी बात को छोटे ही चीज में कह दे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता। जैसे कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता है। देखिए अच्छे दे दिया है, तेल देखो और तेल की धार देखो, परिस्थिति को देखना। अरे छूछा छूछा कोई न पूछा, गरीब का आदर सत्कार कोई नहीं करता। इंपोर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहे खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट हो जाएगा, बुभुक्षा। बुभुक्षा, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभुक्षा होता है। पाने की इच्छा के लिप्सा, और किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय, जो कहीं कहीं जाकर लौट आए उसे प्रत्यागत, आया हुआ आगत। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्पल से में से क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा पेडागोजी के क्वेश्चन है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे, कौन थे भाई? फ्रोबेल साहब। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, डी को हम लोग समझते चलेंगे। गार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल थे। अब देखिए इनका पूरा नाम है, और कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्रोबेल ने बालक को पौधा, यानी कि फ्रोबेल ने बालक को पौधा और स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालक को पौधा किस वैज्ञानिक ने बताया था? फ्रोबेल महोदय ने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहे कि संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। ठीक, उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें देखिए अच्छे डाल्टन विधि कुछ दिया है। डाल्टन विधि के हेलेन पार्क
मांटेसरी पद्धति के मारिया मांटेसरी, ये सब इम्पोर्टेंट आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे ये। ठीक, 49 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ थोड़ा सा और दिया है प्रोजेक्ट विधि के, ये सीडीपी क्वेश्चन थे, आप उसमें आप वहाँ भी मिल सकता है। प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी, ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रांग, विनेटेका योजना कार्ले वार्सवर्न, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी। इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी वाला और यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। उम्मीद होगी आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रवर का विलोम क्या होगा। तो प्रवर का विलोम हो जाएगा अरवर, आपका ऑप्शन बी राइट होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, किसी शब्द अथवा उसके अर्थ के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। प्रवर का विलोम शब्द होता है अवर, अवर होगा। अन्य विकल्प अंतिम का जो दिया है इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल दिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया है तीक्ष्ण का कुंद, कुलदीप का कुलांगर, गत का आगत, ऋजु का वक्र, रीत का अनरित, अंकुंचन का प्रसारण। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे यहाँ से पूछ सकता है। और पिछले वाले पेपर में आप लोगों से पूछा था ऋजु का विलोम क्या होगा, तो वक्र, वक्र का विलोम पूछ देगा ऋजु। इसी तरह से घुमा के पूछता है, शब्द विलोम विलोम शब्द ऐसे उल्टा करके पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं लोग। 51 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 बता रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपका राइट हो जाएगा वाचन। कह रहे उपचारात्मक शिक्षण विधि शिक्षण की उस विधि को संदर्भित करता है जो शिक्षक को उन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को प्रदान करने में मदद करता है। ठीक, जो उनके निदान के माध्यम से निर्धारित होता है। उपचारात्मक शिक्षण में वाचन अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग करें, अध्यापन में वाचन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये जो पोयम दिया है, कह रहे कि किस कवि ने इस काव्य पंक्ति को लिखा है, मतलब किसके बारे में बता रहा है। ये आपके दिया है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो साहब का। तो कह रहे देखिए, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये इसमें अमीर खुसरो जी हैं। देखिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है इसको अच्छे तरीके से। अमीर खुसरो कह रहे 1253 से 1325 का जन्म पटियाली कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। करे खालिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंदी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ यहाँ पे दिया है इनका पोयम दिया, आप इसको देख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, अचल खुसरू घर आपने रैन चले चहुदेश। अपने करे कि अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने लिखा। करे कि बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, पहली नाखून। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया 53 हम लोग देखेंगे। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, आपका सी राइट हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृति अर्धकथा जो 1641 ईस्वी में माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो बनारसी दास जैन कृति अर्धकथा है। अर्धकथानक प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे माना जाता है। ठीक, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक,
आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 का रहा है। 54 बता रहे कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट हो जाएगा, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक, ये मुहावरा हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीछा छुड़ाना, अपनी जान बचाना, ये सब एक एक पॉइंट। धून लगाकर धून लग जा सॉरी धून लग जाना धून लग जाना, सिर पर भूत सवार होना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। सात घाट का पानी पिया, विस्तृत अनुभव होना। ठीक, ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का राइटिंग, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आपका राइट हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, ये आपको पूर्वकालिक क्रिया दिया है, इसको समझते चलेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न या प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ये आपकी क्रिया होगी, उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। ये और देखिए इसमें इच्छा बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस क्रिया के करने को इच्छा प्रकट होती है, जैसे मैं खाना चाहता हूँ, इच्छा बोधक क्रिया हो गई। नाम बोधक में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। जैसे नाम बोधक क्रिया में आता है, जैसे भस्म करना, संज्ञक क्रिया, दुखी होना, ये सब क्या है? नाम बोधक क्रिया में आ गए। ये सहायक क्रिया हो गया। उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। करे फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये कौन सा अलंकार है, इसको देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 था, इसका देखते हैं कौन सा अलंकार है। ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन ए राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 पे, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे? घर पहाड़ और नदी, ये देखिए आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा के भेद, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक। अरे घर पहाड़ और नदी में जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। ये सब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। वे शब्द जो किसी किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मनुष्य, स्कूल, पुस्तक, मोबाइल, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक हो गए। अगर व्यक्तिवाचक में पूछे, अगर मोबाइल के बारे में अगर आपसे पूछ दे, कह दे कि सैमसंग का फोन, आईफोन, ये आपके इसमें आ जाएंगे, आपके प्रश्न उसमें प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा, नाउन यानी संज्ञा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, 58 कह रहा है क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, यानी किस सर्वनाम का बोध है, यानी उदाहरण बता रहे कुछ शब्द जो है। ये देखिए इसमें आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जिसे देखिए आप सर्वनाम को थोड़ा सा समझते चलेंगे। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुल कितने होते हैं? 11। कह रहे कि कुल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सर्वनाम के यानी यहाँ देखिए हिंदी में कुल सर्वनाम 11 सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम के भेद अगर पूछा जाए तो 6 बताया है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी में सर्वनाम कुल 11 बताएगा, लेकिन भेद अगर पूछेगा तो इसके भेद आपके 6 माने जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके आ जाते हैं इसके भेद। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इसको देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। अनिश्चयवाचक में जो होता है, देखिए इसमें उसने कुछ नहीं खाया तो किसी को बुलाया, तो ये सब किसी या निश्चयवाचक यानी कि निश्चित नहीं बता रहा है। ठीक, अब चलिए हम लोग समझते चलेंगे इसको। 59 क्वेश्चन नंबर 59 को,
क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, कह रहे कि निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। निगमन यानी कि निगमन को थोड़ा देखते हैं, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसको समझते चलेंगे। निगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग व्याकरण शिक्षण प्रणाली में अधिक किया जाता है। निगमन में होता क्या, चीज समझते चलेंगे। देखिए, निगमन प्रणाली के जन्मदाता अरस्तु हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निगमन शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो अरस्तु साहब। इस विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। इस विधि द्वारा बालकों की स्मरण यानी याद करने की शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। ये पहले हम क्या करते हैं, पहले नियम लिखते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला। अगर मैथ में पढ़ाना है तो मैथ को पहले क्या करेंगे, फार्मूला बच्चों को रटाएंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ सूत्र याद करने वाले, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो पहला वाला है, इसको पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले जो चीज उनको जानकारी उसे रिलेट करके फिर आगे जो नहीं जानते उसके बारे में हम लोग रिलेट करके समझाएंगे। दूसरा कह रहे देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट विशेष की ओर। एक देखिए आपको इसमें सीडीपी में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सही है, विशेष से सामान्य के समान से विशिष्ट। तो सामान्य से विशेष की ओर, विशिष्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक। नियम से उदाहरण की ओर। तो निगमन प्रणाली विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आपका लास्ट है, आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। आपका तत्सम क्या है। तो आपका हो जाएगा आत्मा, ठीक। देखिए अच्छे तरीके दे दिया है, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं दिया है। कह रहे कि आपका तत्सम आत्मा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये था थोड़ा सा ये वाला क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन को देखते चले थे, ठीक। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। चलिए, ये था पूरा एकदम हिंदी का, यानी 11 से लेकर के 21 तक मैंने आप लोग को बताया था, पूरे हिंदी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब बचा हमारा ईवीएस। अब हम ईवीएस को हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक। ईवीएस हम लोग लाएंगे और डेली ईवीएस का भी कर डालेंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का अच्छे तरीके से हमारा। क्योंकि देखिए अब हमारा टाइम नहीं रहेगा, अब जितने प्रीवियस कर डालेंगे अच्छे तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। बार बार करने से ये होता है कि हमारा जो डाउट होता है डाउट क्लियर हो जाएगा, और अपने नोट्स का आप रिवीजन बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये था हिंदी का, और हिंदी अच्छे तरीके से आपको कुछ समझ में आया होगा। जो कोई त्रुटि उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है कि हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं समय है, अब बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छे तरीके से मेन पॉइंट को पढ़ना है, ठीक। ये हिंदी था, उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।